दोस्तों एक छोटी सी सीरीज है आप लोगों के एग्जाम के लिए, जिसमें रिसेंटली मैंने अभी आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो उसी में ये कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को देखने को मिल रही है। इसमें आर्ट एंड कल्चर जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो हम लोग कवर करेंगे, और ये एक स्टैटिक पोर्शन होता है जो कि आप लोगों से हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसी के साथ में ये हमेशा के लिए फिक्स रहता है, ऐसा नहीं कि अभी आएगा एग्जाम में, अगले साल भी आ सकता है, उससे अगले साल भी आ सकता है, क्योंकि एक स्टैटिक पोर्शन है। तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। क्वेश्चन देखते ही पहले एक बार उसको अटेम्प्ट कर लेना, अगर गलत हो जाता है तो यहीं पर ही हो जाएगा, एग्जाम में नहीं होगा। और इसी के साथ में लंबे समय तक आप लोग उसको याद भी रख पाओगे। तो छोटा सा एक काम करिए और चीज़ों को अच्छे से एंजॉय कीजिए, और जहां पर भी डाउट है वो आप लोग बता दिया करो, आने वाली वीडियो में फिर हम लोग उसको कवर कर लेंगे। तो अच्छे से आप लोग चीज़ों को एंजॉय कीजिए और प्रैक्टिस के तरीके से आप लोगों को इसको लेना है, ठीक है। तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा तो अटेम्प्ट करके चलिएगा, ठीक से, ठीक है। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बात की जा रही है यहाँ पर मुगल पेंटिंग के बारे में। तो मुगलों की जो पेंटिंग हुआ करती थी उसके बारे में बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये एवरग्रीन टाइप का टॉपिक हो जाता है आप लोगों के लिए। तो हल्का सा आइडिया मैं आप लोगों को यहाँ पर दे दूंगा, ताकि आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर कभी भी अगर आप लोगों के सामने कोई आए तो आप लोग उसको न छोड़ें। मुगल पेंटिंग्स के बारे में बात की जा रही है, मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग के रिलेटेड स्टेटमेंट कौन सी सही है, ये बात यहाँ पर पूछने की कोशिश की जा रही है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया है कि यहाँ पर ये एक नेचुरलिस्टिक स्कीम या फिर थीम आप लोग बोलिए के ऊपर यहाँ पर, और सेक्युलर नेचर की देखने को मिलती है, यानी कि नेचर के साथ में कनेक्टेड देखने को मिलेगी। नेचुरलिस्टिक यानी कि प्राकृतिक देखने को मिलेगी, और इसी के साथ में सेक्युलर यानी किसी भी रिलीजियस चीज पर फोकस नहीं देती है, धर्म निरपेक्षता की बातें करती है, जो मुगल की पेंटिंग्स हुआ करती थी। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है यहाँ पर। आगे बात करते हैं, पर्शियन स्कूल ऑफ पेंटिंग के साथ में इन्फ्लुएंस होता है। तो देखिए ये तो होना ही है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप लोग देखेंगे, जो माना जाता है कि जो बाबर हुआ करते थे, जिनके द्वारा यहाँ पर मुगल का जो एक तरीके से साम्राज्य स्थापित किया गया था, वो थोड़ा उसी साइड से निकल कर आए थे। तो वो तो इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही बोल सकते हैं जैसे आप लोग गांव में रहते हैं और गांव में से निकलकर सिटी में पढ़ने आ जाते हैं, फिर भी जो लैंग्वेज है उसमें जो आप लोग का थोड़ा सा गांव वाला मिठास देखने को मिलेगा लैंग्वेज में, ठीक है। तो वो उसी तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, जो एक नेचुरल चीजें होती है, जो मातृभाषा होती है, वो ऐसे ही आप लोग बोल सकते हैं इनकी है कि हाँ ये इसको साथ में इन्फ्लुएंस थोड़ा देखने को मिलता ही था, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं। बोला जा रहा है कि सी में बोला जा रहा है बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, ए एंड बी। डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबोव। तो आंसर क्या सही है यहाँ पर? आंसर सही है आप लोगों के हिसाब से क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे हिसाब से जो आंसर सही है वो है सी। आइए नजर डालते हैं क्या क्या बातें यहाँ पर की जा रही है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले एक तो जो बोला गया है भी नेचुरलिस्टिक, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, और दूसरा सेक्युलर थीम पे, यानी कि लव, प्यार, ऐसी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से कनेक्टेड नहीं है। नेचुरल चीजें आप लोगों को काफी देखने को मिलेगी, यानी कि रिलीजन के बारे में कोई ज्यादा यहाँ पर बातें नहीं बताई गई हैं। ये बिल्कुल नेचुरलिस्टिक चीजें यहाँ पर ज्यादा फोकस देने की बात की गई है। और पर्शियन जो पेंटिंग है उसके साथ में कनेक्टिविटी बोली ही गई है। और हाँ, पर्शियन जब बात करते हो यहाँ पर, तो पर्शिया, अगर आप लोग पुराना नाम देखेंगे, कौन सी कंट्री है आज के डेट में जिसको पर्शिया बुलाया जाता था पुराने टाइम पर? ईरान आज की डेट में आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है, मोटे मोटे तौर पर। अगर बात करें यहाँ पर, तो ये मुगल एम्परर जो अकबर की बात की जाए तो उसके टाइम पर भी काफी इंटरेस्ट वो रखते थे पेंटिंग वगैरह में, और वो आप लोगों को पता होगा कि सब रिलीजन का काफी रेस्पेक्ट किया करते थे। इसीलिए मैक्सिमम अगर आप लोगों ने हिस्ट्री में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट अगर दिखाया होगा तो आप लोगों को याद होगा, जो राजपूत कभी किसी के साथ में नहीं मिले थे वो अकबर के साथ में आकर मिल गए। इस तरीके के ये पर्सनैलिटी थे अकबर, एक अलग ही जादुई क्रिस्मई पर्सनैलिटी इनको बोला जाता था। और उसी के तरीके से यहाँ पर इनकी पेंटिंग भी देखने को मिलती थी, जो कि काफी एस्थेटिक यानी कि काफी सुंदरता वाली पेंटिंग हुआ करती थी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिए। कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आप लोगों को दो क्वेश्चन एक साथ में कनेक्ट मिलेंगे यहाँ पर। पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आंसर भी साथ में बताता चलूंगा। पर ये क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट ज्यादा हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। आप लोग को स्ट्रक्चर का नाम दे देंगे और बोलेंगे ये क्या है पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, यहाँ पर तोरनाज के बारे में बोला जा रहा है। एंशिएंट टाइम में किसको तोरनाज बोलते थे? पहला में बोला गया यहाँ पर ये बोला गया कैलीग्राफी इंस्क्राइब ऑन द इंटीरियर वॉल ऑफ द रॉयल दरबार इन द इस्लामिक आर्किटेक्चर, यानी कि इस्लामिक जो वस्तुकला होती थी उसमें जो शाही दीवारें होती थी, उनकी जो दीवारों पे जो सुलेख लिखे हुए थे, आप लोग बोल सकते कड़े हुए थे, वो यहाँ पर बेसिकली उसको बोले जाता था तोरनास, ठीक है ना, तोरांस, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, ये स्टाइल है डोम्स बेस्ड आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस बाय तुर्क्स, यानी कि तुर्क के द्वारा जो गुंबद टाइप के आर्किटेक्चर जैसे मस्जिद होती है उस तरीके से आप लोगों ने देखी होगी, उस पे जो वस्तुकला शैली थी उसको यहाँ पर ये बोला जाता था। तीसरा बोला जा रहा है यहाँ पर ये कैलीग्राफी हुआ करती थी यहाँ पर इंटीरियर वॉल्स ऑफ द रॉयल दरबार,
जो रॉयल दरबार यानी कि शाही दरबार जो हुआ करता था उसकी इंटीरियर यानी कि जो इंटरनल जो आंतरिक दीवारें होती थी उस पर कुछ ऐसी पेंटिंग होती थी, उसको बोलते हैं यहाँ पर उसको बोलते हैं यहाँ पर तोरनाज। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया यहाँ पर गेटवे टू द बुद्धिस्ट स्तूपा, ये होता है तोरनाज। कौन सी स्टेटमेंट से आप लोगों के हिसाब से नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए, फिर यहाँ पर मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ। आंसर जो है यहाँ पर वो है डी। ये आप लोगों ने देखा होगा, ये है सांची का स्तूप। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो गेटवे है यहाँ पर, ये जो गेटवे है यहाँ पर जो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनी हुई है इसको तोरनाज बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पर एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिखाऊंगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, डिटेल में इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, तब आप लोग कैसे आंसर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये बात कर रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर तोरनाज से रिलेटेड। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि तोरनाज जो है टिपिकली 2 पिलर खासकर या फिर 3, जो यहाँ पर 2 तो पिलर रहेंगे वैसे जो खड़े हुए होंगे, और नॉर्मली 3 जो है वो ट्रांसवर्स पिलर यानी कि ऐसे पिलर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वो यहाँ पर एक तरीके से देखने को मिलता है इस तरीके का, जो कि एक्सटेंड रहता है, जो बेसिक गुंबद रहता है उससे आगे थोड़ा सा। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर आप लोग एक्सप्लेन कर दिखाई जाएगी, उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरा बोला गया कि ये 3 तोरनाज हैं। अगर बात करें सांची के स्तूप में, ये बोला गया ग्रेट सांची स्तूप जो है उसमें 3 तोरना है, ये बोला गया यहाँ पर, यानी कि 3 ऐसे दरबार है जिसमें एंट्री की जा सकती है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नन। तो देख लेते हैं आंसर के साथ साथ में कई सारी बातें और भी जान लेते हैं। पहले तो यहाँ पर तोरना की बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 2 ऐसे पिलर हैं और 3 ऐसे पिलर ही आप लोग यहाँ पर दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर ये कंप्लीट होता है, जिसको तोरना बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर एंट्री का जो द्वार होता है। ठीक है ना, तोरना। ठीक है, ये यहाँ पर है बेसिकली, और ये ऐसे 3 नहीं है यहाँ पर, जो यहाँ पर जो बात की जा रही है इसके अंदर ये 4 इस तरीके की दीवार है। चारों तरफ को अगर आप लोग जाएंगे तो चारों डायरेक्शन में एक एक दीवार आप लोग यहाँ पर इस तरीके का ये गेट नजर आएगा इसमें एंट्री करने के लिए। तो 3 नहीं है, ये 4 है और काफी फेमस है ये, तो इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। इसी के साथ में यह है अंडा, इसको अंडा बोल दिया जाता है, जो यहाँ गुम्बद टाइप का होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। हर्मी का यहाँ पर एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बना होता है, जिसके अंदर यहाँ पर ये आप लोग को एक तरीका क्लच टाइप का थोड़ा सा देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं चत्रा स्पेयर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट नाम देकर आप लोगों को पूछ लिया जाएगा कि किस पर्टिकुलर रिलीजन से या किस पर्टिकुलर जो बिल्डिंग से ये कनेक्टेड है, तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ये एनक्लोजर वॉल होगी चारों तरफ को, और ये जो इस तरीके के ऊपर जो यहाँ पर दीवार बनी है इसके चारों तरफ को अगर यहाँ पर भी आप लोग घूमना चाहे तो घूम सकते हैं, इसको मेंधी बोला गया है। ठीक है, तो ये तमाम ऐसी बातें आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती हैं और पूछी भी जा रही हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखिए। ये बेसिकली यहाँ पर हो जाता है। स्तूपा जो है यहाँ पर, ये या फिर हिंदू टेंपल में भी ऐसी स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलती है। ऊपर यहाँ पर नॉर्मली झंडा टाइप का थोड़ा सा लगा रहता है, वो आप लोगों ने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं यहीं से ही वो चीजें निकल कर आती हैं जो कि आज की डेट में आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर एक बार आप लोग देख लीजिए, ये हो गया आप लोग की फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो आप लोगों की सही है। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट आप लोगों की यहाँ पर गलत हो गई। तो आंसर इसका ए होगा, सॉरी। ठीक है ना, आंसर ए होगा क्योंकि करेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट नहीं पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका ए आंसर होगा। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहा है एक पर्टिकुलर फेस्टिवल के बारे में। ये बोला है बेडिन क्लाम फेस्टिवल, ये सेलिब्रेशन कहाँ पर देखने को मिलता है? नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य की बात की जा रही है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। ए स्टेटमेंट में बोला गया आसाम, बी में बोला गया तेलंगाना, सी में बोला गया मेघालय, डी में बोला गया है वेस्ट बंगाल। तो कौन सा आंसर सही है आप लोगों के हिसाब से? तो आंसर जो है इसका यहाँ पर आंसर है सी, यानी कि मेघालय। मेघालय में ये फेस्टिवल आप लोगों को देखने को मिलता है, जो मंथ जुलाई में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। खासकर गुड हेल्थ, प्रोस्पेरिटी और बम्पर हार्वेस्टिंग जो होती है, यानी कि जो फसल काटी जाती है उसके उपलक्ष्य में ये सेलिब्रेट किया जाता है जैंतिया ट्राइब्स के द्वारा। ये बहुत जल्दी पूछा जाता है। पर्टिकुलर फेस्टिवल का नाम आप लोगों को दे देंगे और ट्राइबल कम्युनिटी का नाम आप लोगों से पूछ लेंगे। तो ये जैंतिया ट्राइब है यहाँ पर, जो इसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, और 4 दिन का ये फेमस फेस्टिवल होता है, जो कि एक कल्चर फेस्टिवल हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर एक रथ टाइप का आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ये इस तरीके की कलाकारी की जाती है अलग अलग तरीके से, और फिर उसको यहाँ पर घुमाया जाता है और यहाँ पर गीला कर सबको एक होली टाइप में खेली जाती है। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में यहाँ पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और काफी लंबे समय से चला हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं। तो आंसर सी हो गया। आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये बात कर रहे हैं यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में। तो जो मधुबनी पेंटिंग्स होती है एंशिएंट टाइम में काफी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों ने देखे होंगे। इसके बारे में बात की जा रही है और करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। मधुबनी इसका मतलब होता है फॉरेस्ट ऑफ हनी, यानी कि शहद का जंगल। ठीक है, तो ये इसके शब्द का मीनिंग है, जो कि ये पास्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शहद का जंगल इसको बोला जाता है।
नेक्स्ट बोला गया है कि ये जो है यहाँ पर ये नोन एज यहाँ पर मैथिली, यानी कि इसके बारे में बात की जाती है कि जो मैथिली जो ओरिजिन खासकर मैथिला रीजन बिहार में है उसको ये नोन थी पेंटिंग, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया में ये पेंटिंग की उत्पत्ति हुई है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, बिहार के पर्टिकुलर मधुबनी यहाँ पर एरिया है उसके बारे में बात की जा रही है, मैथिली वाले एरिया में वहां पर इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके बारे में मेंशन कर रखा है, अगर आप लोगों ने रामायण की बात सुनी हो तो रामायण में भी इसका उल्लेख किया गया प्राचीन ग्रंथ में मधुबनी पेंटिंग के बारे में। तीसरी स्टेटमेंट ये है, तो कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है ये बोला गया है। ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 1 और 3, सी में बोला गया 2 और 3, डी में बोला गया 1, 2 एंड 3। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। तो आंसर जो इसका सही है वो है यहाँ पर डी आंसर, जो कि आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि सारे के सारे जो भी स्टेटमेंट दी गई है वो सब के सब यहाँ पर सही है। इसी बहाने से थोड़ा आप लोग ये पेंटिंग भी एक बार निहार लीजिए, देखने में कैसी लगती है। आप लोगों को कुछ ऐसी स्ट्रक्चर इनकी देखने को मिलेगी। ये भी एक नेचुरल तरीके की पेंटिंग थी, जो कलर है वो भी नेचुरल यहाँ पर नॉर्मली यूज किया जाता था। मैच स्टिक वगैरह या और भी कई सारी ऐसे जो ये जो ट्विक्स है या फिर कुछ ऐसी चीजें ऑब्जेक्ट जो ब्रश वगैरह कंटेम्प्रेरी जो टाइम पर यूज किया जाता था उसी के बेस पर यहाँ पर ये बनाई जाती थी। जियोग्राफिकल जो आप लोगों को थीम है थोड़ी सी आप लोगों को वो भी यहाँ पर इनमें नजर आएगी, यानी कि नेचर से ज्यादा कनेक्टिविटी यहाँ पर नजर आएगी इसके साथ में। ठीक है, फॉरेस्ट ऑफ हनी इसीलिए यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर इसका नाम भी कुछ ऐसे ही सी के बेस पर रखा गया है। ठीक है, तो आंसर आप लोगों को यहाँ पर पता चल गया, आंसर है सी ओ डी। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और यहाँ पर पूछा गया है त्रिपिटकास के बारे में, या फिर हिंदी में बोलिए इनको त्रिपिटक। तो इनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। त्रिपिटक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बात बोली जा रही है तीन पार्ट में इनको डिवाइड किया गया था, सुत्ता पिटक और यहाँ पर विनय पिटक और या फिर यहाँ पर है ये अभिधम्मा पिटक। ठीक है, या फिर पिताका आप लोग बोल सकते हैं। तो ये 3 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया था, यह पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो सब्जेक्ट है यहाँ पर सुत्ता पिताका में ये यहाँ पर खासकर फोकस देते हैं, जो भी यहाँ पर मोन्स होते हैं और नन्स होते हैं उनके जो रूल और रेगुलेशन थे उनके बारे में यहाँ पर ये बताता है कि कैसे उनको मठ के अंदर रहना था, जो भिक्षु और नन थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर विनय पिटक की बात की जाए यहाँ पर ये डील करता है जो भी धर्म के बारे में दर्शन सिद्धांत या फिर आप लोग फिलोसफी और डॉक्ट्रिन्स जो बुद्धिज्म थी उसके बारे में बात करता है। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 1 और 3, सी में बोला गया 2 और 3, डी में बोला गया 1, 2 एंड 3। तो जो इसका आंसर है वो है सी, यानी कि ये 2 और 3rd स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ये अलग अलग यहाँ पर दे रखी है बातें, आइए जान लेते हैं तीनों के बारे में डिटेल में। आंसर सी हो गया। 3 पिताकाज मैंने आप लोगों को बताई दिए, ये सुत्ता, विनय और अभिधम्मा। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। विनय जो पिताका है उसमें रूल है, जो मोंग्स वगैरह ये नन है जो कि वहां पर मठ में रहा करते थे, मोनेस्ट्री में रहा करते थे, उनके बारे में रूल और रेगुलेशन दे रखे हैं। अभिधम्मा पिताका यहाँ पर फिलोसफी या डॉक्ट्रिन की बात करती है, बुद्धिज्म के बारे में। और जो सुत्ता पिताका है यहाँ पर ये बात करता है जो बुद्धा और उनसे रिलेटेड लाइफ के बारे में, और इसी के साथ में जो क्लोज कंपेनियन यानी कि जो उनके साथी उनके साथ में रहा करते थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। बेसिकली उनके लाइफ के बारे में, बुद्धा के लाइफ के बारे में प्रोवाइड कराता है बातें। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो तीनों पिताकाज को भी मैच करने के लिए कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इनके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट और एक एवरग्रीन क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर उठा के देखा होगा तो आप लोग इसके बारे में हल्का फुल्का आइडिया जरूर होगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने रिसेंटली कई बार नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, तो उसी के बारे में स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने। जो रिसेंटली कोई न्यूज में होता है उसकी हिस्ट्री भी जाकर पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर बात की जा रही है नालंदा महाविहाराज के बारे में। तो नालंदा महाविहारा जो था उसके बारे में बात की जा रही है। ओरिजिनली जो बनाया गया था वो एम्परर कुमार गुप्ता, जो गुप्ता डायनेस्टी के एम्परर थे, कुमार गुप्ता फर्स्ट के द्वारा यहाँ पर ये बनाया गया, जो नालंदा महाविहारा या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी आज के डेट में आप लोग बोल सकते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि पोस्ट गुप्ता पीरियड नालंदा की बात की अगर बात की जाए कंटिन्यू रहा, इसको डेवलप किया गया अलग अलग किंग्स के द्वारा। 7th सेंचुरी में यहाँ पर जो खासकर जो हर्ष है, जो कन्नौज के राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा भी यहाँ पर इसको कंटिन्यू रखा गया और इसमें यहाँ पर डेवलपमेंट किया यानी कि विकास किया। आगे बढ़ते हैं, अगर बात की जाए यहाँ पर जो चाइनीज ट्रेवलर हुआ करते थे, जैसे यहाँ पर हुई सांग के बारे में बात की जाए, फाहियान के बारे में बात की जाए, इनके द्वारा भी नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टडी की गई है, ये यहाँ पर बोला गया है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 2 और 3, सी में बोला गया 1 और 3, डी में बोला गया 1, 2 एंड 3। तो आंसर क्या सही है आप लोग के हिसाब से कमेंट बॉक्स में लिखिए। असली जो आंसर है यहाँ पर वो है डी, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। कुमार गुप्ता के द्वारा बनाई गई थी, और ये इतना फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे एसएससी के भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखें ना आप, उसमें भी एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाएगा। पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में एक एवरग्रीन क्वेश्चन है ये कि किसके द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। ठीक है,
तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखिए। इसी के साथ में बाद में कंटिन्यू की गई है हर्ष के द्वारा, तो हर्षवर्धन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो उनके द्वारा ये कंटिन्यू की गई। और जो आज की डेट में आप लोग देखते हैं ना, हमारी कंट्री से लोग बाहर पढ़ने जाते हैं कि यहाँ कहाँ पढ़ के आया, यूएसए पढ़ के आया, कुछ चाइना पढ़ने जा रहे हैं, कुछ अलग अलग कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमारी कंट्री में लोग बाहर से पढ़ने के लिए आया करते थे, और यह आप लोगों के सामने यहाँ पर उदाहरण, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि कितनी पावरफुल कंट्री थी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कंट्री, और कितने यहाँ पर लोग जो थे एजुकेटेड थे हमारी कंट्री में। तो आंसर यहाँ पर डी हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और जान लीजिए इसके बारे में। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है। आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं कई बार। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हल्का सा इसके बारे में आइडिया रखिएगा। ये जो बनाई गई थी यहाँ पर, ये मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया कि हाँ, ये पहले बनाई गई कुमार गुप्ता के द्वारा, कुमार गुप्ता फर्स्ट, और फिर आगे भी इसको यहाँ पर कंटिन्यू रखा गया हर्ष के द्वारा, ठीक है। बाकी ये जरूर याद रखिएगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है ये। अभी यहाँ पर ये कई सारी कंट्रीज के द्वारा इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और ये अच्छे लेवल पर डेवलप की जा रही है, यानी कि अपनी कल्चर को फिर से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर कई सारी कंट्री के द्वारा मिलकर। तो इसलिए भी ये काफी न्यूज में थी, हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में यहाँ पर एक बिल्डिंग है जिसको ड्रीम ऑफ स्टोन्स के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि सपनों का पत्थर। कौन सी है वो बिल्डिंग जिसको सपने का पत्थर के नाम से पुकारा जाता है? पहले में बोला गया हुमायूं का टोंब, दूसरे में बोला गया यहाँ पर पंचमहल, तीसरे में बोला गया यहाँ पर जंतर मंतर, चौथे में बोला गया हवा महल। तो किसको बोला जाता है यहाँ पर? ड्रीम्स ऑफ स्टोन, ठीक है, ड्रीम ऑफ स्टोन्स। तो ये आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, फिर आंसर बताता हूँ। आंसर जो है वो इसका बी है। पंचमहल को यहाँ पर इस नाम से पुकारा जाता है। पंचमहल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसकी जो बिल्डिंग्स है इसके नाम पर इसका नाम यहाँ पर पंचमहल रखा गया है, जो कि आप लोगों के सामने है। तो इसको यहाँ पर इस नाम से पुकारा जाता है। अगर बात करें हुमायूं के टोंब की, तो वो तो दिल्ली में, उसके बारे में बोलना यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये फतेहपुर की बात की जा रही है। अगर हवा महल की बात करें, ये जयपुर में है। जंतर मंतर की बात करें तो वो भी आप लोगों को फेमस वन जो है वो आप लोगों को दिल्ली में देखने को मिलेगा, ठीक है, जो फेमस की बात की जा रही है। ऐसे तो कई जगह है। तो क्या हो गया यहाँ पर? पंचमहल हो गया। तो इस तरीके से भी आप लोगों को, अगर मान लीजिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पंचमहल कहां पर पड़ता है, बोल देंगे उत्तर प्रदेश में। हवा महल कहां पर पड़ता है, बोल देंगे मध्य प्रदेश में। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं मैच करने के लिए। तो कल्चर में ऐसे क्वेश्चन भी बड़े फ्रीक्वेंट आते हैं, तो उनके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखिए जरूर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी इसके रिलेटेड भी होनी चाहिए, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात करें यहाँ पर अजंता केव के बारे में, यानी कि अजंता की जो गुफाएं हैं उसके बारे में बोला गया है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सबसे पहली स्टेटमेंट में बोला गया है अजंता की जो केव है वो एक रॉक कट बुद्धिस्ट केव है, नॉर्मली जो आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि ये अजंता की जो गुफाएं यहाँ पर रॉक कट, यानी कि पत्थर को काट कर वो गुफाएं नॉर्मली बनाई गई है, ठीक है, जो कि बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। पहली स्टेटमेंट। सिंस 1983 से अजंता जो केव है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। क्या ये 1983 की बात की जा रही है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि ये केव जो है ये बनाई गई 3 फेज में, इनको कंप्लीट किया गया था, यानी कि अलग अलग फेज में चलिए 3 चरण में इनको कंप्लीट किया गया और करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 1 और 3, सी में बोला गया 2 और 3, डी में बोला गया 1, 2 और 3। तो कौन सा आंसर करेक्ट है? तो अपना कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, उसके बाद में आगे आंसर देखिएगा। तो आंसर जो सही है वो है ए, यानी कि 1 और 2 सही है। ये 3 फेज की जो बात बोली गई ये गलत है, ये 2 फेज था। और इसमें भी कई बार कंफ्यूजन देखने को मिलता है, क्योंकि जो 2 फेज थे, एक तो सेकंड सेंचुरी में हो गया, दूसरा जो बोला जाता है ये 400 से 650 के बीच में बोला जाता है। कई सारे इसको 450 से 480 तक भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये कई बार इसमें कंफ्यूजन है बेसिकली। तो इसके बारे में बस इतना याद रखिएगा कि ये 2 फेज में कंप्लीट किया गया है, ठीक है। तो जो अजंता की केव है इसके बारे में ये आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि ये कहां पर है। बेसिकली ये महाराष्ट्र में है, और यहाँ पर इनको जो बनाया गया वो मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया। इसी के साथ में ये जो अजंता की केव है मेंशन किया गया इनके बारे में, जो चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर हैं उनके द्वारा भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके बारे में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं कि किस ट्रैवलर के द्वारा यहाँ पर किसके उसमें चीजों किस ट्रैवलर के द्वारा इनके बारे में चीजें लिखी गई हैं। ऐसे क्वेश्चन भी बड़े फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इसी के साथ में अकबर के टाइम के जो ऑफिशियल था मुगल के टाइम का यहाँ पर, उसमें भी इसके बारे में मेंशन किया गया है। रॉक कट स्कल्पचर है, यानी कि पत्थर को काटकर उसके अंदर से बनाया गया है यहाँ पर, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। और मेंटेन आज के डेट में कौन करता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1983 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा बना लिया गया था। ओके, आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहे हैं एंशिएंट इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में, यानी कि जो एंशिएंट पुराने टाइम पे जो लैंग्वेज बोली जाती थी उसके बारे में बात की जा रही है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोला गया पाली वाइडली यूज की जाती थी लैंग्वेज मगध जो एम्पायर हुआ करता उसके अंदर, और ये क्लोजली हिंदी से रिलेटेड थी, यानी कि हिंदी से कनेक्टेड थी। और ये मगध जो एम्पायर हुआ करता था उसमें इसको यूज किया जाता था।
त्रिपिटका जो हम लोगों ने अभी देखा, त्रिपिटक आप लोग बोल सकते हैं बुद्धिज्म के, वो पाली लैंग्वेज में ही लिखे गए हैं। बेसिकली पाली लैंग्वेज बोलो तो लोकल लैंग्वेज आप लोग बोल सकते हैं, जिसको आसानी से अंडरस्टैंड किया जा सकता है लोकल लोगों के द्वारा, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नन। तो जो आंसर सही है यहाँ पर वो आप लोगों को बताना है। तो आंसर जो सही है यहाँ पर वो है बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट में आखिर क्या गलत है? ये क्लोजली रिलेटेड जो हिंदी बोला गया है, ये क्लोजली रिलेटेड हिंदी नहीं है, ये संस्कृत के रिलेटेड है, यानी कि क्लोजली रिलेटेड है यहाँ पर संस्कृत, ना कि हिंदी। इसी के साथ में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ये जो पाली या फिर मगधन लैंग्वेज भी इसको बोला जाता था, डायरेक्ट आप लोग देखते हैं। वैसे तो बोला गया कि मगध वाले एरिया में बोली जाती थी, पर लेकिन मगधन लैंग्वेज भी इसको बोला जाता था, जो कि इंडो आर्यन लैंग्वेज नॉर्मली देखने को मिलती थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले रीजन में। पॉपुलरली यहाँ पर ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी 5th से 1st सेंचुरी के बीच यहाँ पर जो बीच में थी, तब तक यहाँ पर बोली जाती थी, क्लोजली रिलेटेड टू संस्कृत। और बुद्धिज्म में ये पाली में लिखा गया काफी कुछ यहाँ पर जो त्रिपिटकास की बात करते हैं। इसी के साथ में जो बुद्धा है वो अपने आप ये लैंग्वेज नहीं बोलते थे, पर लेकिन काफी कुछ जो चीजें थी जो पढ़ाया करते थे उस टाइम पर इसको यूज कर लेते थे। आखिर फंडा क्या आता है? ऐसा फंडा ये होता है, देखिए मान लीजिए आज की डेट में, मान लीजिए मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ, ठीक है, और मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर हिंदी में, तो आप लोगों को तो तमिल आती नहीं है, और मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर तमिल में पढ़ाने लगूँ तो कोई मतलब नहीं है। तो भले ही मेरी लोकल लैंग्वेज कुछ भी क्यों ना हो, पर मैं पढ़ाऊंगा उस लैंग्वेज में जो कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। लिखा हुआ इंग्लिश में है, पर लेकिन पढ़ा हिंदी में रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग हिंदी अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर उसको कन्वर्ट करके मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं बुद्धा जी के द्वारा जो पढ़ाया गया उस टाइम पर, वो कनेक्टेड तो थे यहाँ पर बेसिकली इस लैंग्वेज में इसलिए पढ़ा रहे थे कि ताकि यहाँ पर जनता के साथ में जनता को समझ आ सके, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे ना, कई सारे लीडर थे, वो दुनिया भर की लैंग्वेज बोला करते थे, 3-3 4-4 लैंग्वेज तो मैक्सिमम सारे जानते ही थे। बेसिकली क्यों? इसलिए ताकि वो कनेक्ट हो सके लोकल एरिया में जाकर। बेसिक फंडा ये था इसका यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो गया यहाँ पर? इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। ये क्वेश्चन फ्यूचर में डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, एक आधा क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, पर लेकिन ज्यादातर जो टॉपिक रिपीट होते हैं, तो टॉपिक आप लोग जरूर याद रखा कीजिए कि पास्ट में कौन सा टॉपिक कवर किया गया है। तो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के बारे में। बोला गया है कि जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, उसमें जो इंचार्ज था रेवेन्यू कलेक्शन करने का, यानी कि जो यहाँ पर पैसा आज के डेट में आप लोग बोल सकते हैं जो टैक्स कलेक्शन किया जाता है, जिस तरीके से आज के डेट में जीएसटी वगैरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स आप लोग ये देखने को मिलते हैं, ऐसे ही पास्ट में जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ करता था, ये इसको अमिल बोला करते थे। अमिल नाम का ये शब्द यहाँ पर हुआ करता था। आज के टाइम में भी आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे तो ये शब्द यूज होता है एज ए रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पर, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, ये होता था अमिल। ओके, सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो इक्ता सिस्टम है, इक्ता सिस्टम था दिल्ली सल्तनत में, ये एंशिएंट इंडिजिनस सिस्टम था। देखिए, ये सबसे पहले तो बात, ये इंडिजिनस सिस्टम नहीं था। ये जो सिस्टम था ये डेवलप हुआ था ईरान में, तो ये इंडिया का सिस्टम नहीं था, ईरान का सिस्टम था। और हमारी कंट्री में ये इल्तुतमिश के द्वारा ऐड किया गया था, ठीक है। इक्ता और इल्तुतमिश, आई से आई कनेक्ट कर आप लोग याद रखते हैं। इल्तुतमिश के द्वारा हमारी कंट्री में ये ऐड किया गया था, और जो बेसिक फीचर था यहाँ पर बिल्कुल ऐसे था जैसे आज के में प्रोविंस या फिर राज्य आप लोग बोल सकते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करती थी जिसको इक्ता, और इस पर रूल करने वाले को हम लोग इक्तादार बोला करते थे, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री का सिस्टम नहीं है, इल्तुतमिश के द्वारा हमारी कंट्री में इसको ऐड किया गया था। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर मीर बख्श के बारे में। तो मीर बख्श, आप लोगों ने अभी रिसेंटली मूवी देखी होगी, जो अभी ये ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आए थे, उसका नाम खुदा बख्श रखा गया है। तो एक तरीके से ये जो मीर बख्श हुआ करता था, आप लोग थोड़ा सा इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं इसको, बख्शी सॉरी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, मतलब इस तरीके से कनेक्ट करने की बात मैंने बोली है। तो यहाँ पर ये एक मिलिट्री ऑफिसर हुआ करता था, पर लेकिन ये यहाँ पर गलत दिया गया है, ये दिल्ली सल्तनत में नहीं था, ये मुगल टाइम पर था, ठीक है। जो कि एक मुगलों के टाइम पर यहाँ पर ये एक मिलिट्री ऑफिसर हुआ करता था। तो जिस तरीके से अमिताभ को खुदा बख्श का रोल दिया गया था अभी रिसेंटली ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में सॉरी, तो उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर देख सकते हैं, ठीक है, कि हाँ ये मुगल के टाइम पर हुआ करता था। तो ये जो दो हो गई नीचे वाली स्टेटमेंट, ये गलत है, पहली स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगी। तो आंसर आप लोगों के सामने ए है। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बात की जा रही है पर्सनैलिटीज के बारे में। कंटेम्परेरी पूछा गया है, कौन किसका कंटेम्परेरी है। इसका मतलब ये होता है कि उसी काल में कौन कौन यहाँ पर रहा, बेसिकली आप लोग ये बोल सकते हैं। तो संत निम्बार्क के बारे में बोला गया यहाँ पर, ये बोला गया अकबर के समकालीन थे, यानी कि जिस टाइम पर अकबर थे उस टाइम पर ये थे। दूसरे स्टेटमेंट में बोला गया कि संत कबीर जो थे वो इन्फ्लुएंस थे बाई, ये बोला गया शेख अहमद सरहिंदी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो यहाँ पर आप लोगों के सामने, ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। आंसर हो गया यहाँ पर डी।
जो संत निबारका थे ये अलग थे यहाँ पर अलग टाइम पर 11वीं सेंचुरी में, और अकबर थे यहाँ पर 16वीं सेंचुरी में। संत कबीर थे ये 1440 के करीब, जबकि यहाँ पर ये शेख अहमद सरहिंदी ये आप लोगों को देखने को मिले थे कब, ये एक इस्लामिक स्कॉलर थे, ठीक है। तो इनका टाइम पीरियड आप लोगों को अलग यहाँ पर देखने को मिला। तो इनका दोनों का इस तरीके से कोई यहाँ पर कनेक्शन नहीं था। यानी कि टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो दोनों का टाइम पीरियड आप लोगों को लगभग अलग नजर आता है, दोनों ही टाइप के जो यहाँ पर रूलर हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पर्सनैलिटी के बारे में पूछा गया है और मैच करने को बोला गया है उनकी पोजीशन, यानी कि कौन सी पर्सनैलिटी किस पोजीशन पर थी। सबसे पहले यहाँ पर जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है इंडियन नेशनल मूवमेंट के ड्यूरेशन में। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है ये है सर तेज बहादुर सप्रू के बारे में। ये बोला गया कि ये प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन जो था उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे। सेकंड बोला गया केसी नेगोई, ये मेंबर बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। इसी के साथ में पीसी जोशी जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर, ये क्वेश्चन था आप लोगों के सामने। तो आंसर जो है यहाँ पर वो डी है, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। इनके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, ये आप लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पर लीडर थे ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन एंड ये सब भी के यहाँ पर प्रेसिडेंट भी जो सप्रू साहब थे। केसी नेगोई की बात की जाए तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे वेस्ट बंगाल से। इसी के साथ में पीसी जोशी की बात की जाए तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ में कनेक्ट रहे और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और इसी के साथ में ये 1947 तक ये प्रेसिडेंट रहे, यानी कि लगभग 12 साल। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। आंसर यहाँ पर डी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है यहाँ पर पेंटर के बारे में, यानी कि कौन सा ऐसा मुगल एम्परर था जिसने अपना एम्फेसिस जो है यानी कि अपना फोकस वो यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था जो मैन्युस्क्रिप्ट से एल्बम या फिर इंडिविजुअल की जो पोर्ट्रेट के तस्वीर वगैरह, जो एक तो होता है लिखाई करना किसी चीज के बारे में, एक होता है यहाँ पर तस्वीर वगैरह बनाना। तो उसके ऊपर आप लोग बेसिकली बोल सकते हैं कि पेंटिंग पर किसका ज्यादा फोकस था। तो आंख बंद कर यहाँ पर इसका आंसर आप लोग जहांगीर दे सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर यह भी पूछा जाता है बेसिकली जो ये इस तरीके की जो पेंटिंग बनाया करते थे, ये पेंटिंग जो हुआ करती थी ये ऐसी पेंटिंग हुआ करती थी कि इनका किसी रिलीजन से कोई मतलब नहीं होता था कि ये मुगल साम्राज्य से रिलेटेड थे तो मुस्लिम यहाँ पर पेंटिंग बनाएंगे, नहीं। ये नेचर से रिलेटेड चिड़िया हो गई जैसे इस तरीके से, या किसी पर्टिकुलर एरिया का जो नेचर हो गया, या फिर लव से रिलेटेड जो पेंटिंग हो गई, उनके ऊपर इनका फोकस रहा करता था। और जहांगीर के टाइम पर जो पेंटिंग का फील्ड है वो सबसे ऊपर यहाँ पर पहुंच गया था। यानी कि ये माना जाता था कि जहांगीर जिस तरीके से एनालाइज करता था पेंटिंग को, जो तरीका था पेंटिंग को देखने का वो बिल्कुल शानदार था। और सबसे ज्यादा अगर पेंटिंग किसी पर्टिकुलर एरिया में बड़ी है तो जहांगीर थे, मुगल एम्परर, जो कि जहांगीर के टाइम पर ये चीजें हुई हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक अच्छे पेंटर के तौर पर आप लोग इनको मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, आंसर इसका सी हो गया। और हाँ, जो मैंने अभी बताया इनकी जो पेंटिंग हुआ करती थी वो सेक्युलर पेंटिंग हुआ करती थी, यानी कि किसी भी रिलीजन से कनेक्ट नहीं थी, या तो लव के बारे में बात करते थे या फिर नेचर के बारे में बात करते थे। तो कुछ ऐसी इनकी पेंटिंग हुआ करती थी। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है मियां तानसेन जी के बारे में। इनके बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। बोला गया कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये है क्वेश्चन। सबसे पहले बोला गया इनको जो टाइटल दिया गया था तानसेन का, ये इनको एम्परर अकबर यानी कि सम्राट अकबर के द्वारा दिया गया था। तो ये जो नाम था यहाँ पर ये दो पार्ट में डिवाइड था, मियां और तानसेन। तो जो तानसेन शब्द था यहाँ पर ये दिया गया था राजा विक्रम सिंह जो थे यहाँ पर ग्वालियर के, उनके द्वारा दिया गया था, जो कि आज के डेट में मध्य प्रदेश में। तो राजा विक्रमजीत याद रखिएगा आप लोग। पर लेकिन आगे चलकर अकबर के द्वारा इनको अपने नवरत्न बनाया गया। नवरत्न अलग अलग फील्ड में माहिर इंसान हुआ करते थे जिनको अपने आसपास राजा रखते थे सलाह मशवरा करने के लिए। तो मियां जो शब्द था यहाँ पर ये अकबर के द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया, फिर चल के पूरा नाम मियां तानसेन बन गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। इनके द्वारा ध्रुपद और ऑन हिंदू गॉड्स जो हैं और गॉड्सेस, उनके बारे में कई सारे जो सॉन्ग्स हैं वो कंपोज किए गए। तो इसी के चलते ये आप लोग देखते हैं कंपोजर भी थे, कंपोज किए गए और इनको ये एक तरीके से इन्वेंटेड किया गया इनके द्वारा रागाज। तानसेन के द्वारा जो आज के में राग के बारे में आप लोग सुनते हैं ना, वो जो इन्वेंट किया गया वो इन्हीं के द्वारा किया गया। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी थे। हिस्टोरी जो अगर आप लोग हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो ये कई सारे राजाओं के टाइम पर इन लोगों ने अपना जो टाइम पीरियड है वो सर्व किया है। खासकर जो राइटर हुआ करते थे, गायक हुआ करते थे, तो ये कई सारे राजा आए और चले गए, इन्होंने उनके एडमिनिस्ट्रेशन में काफी बड़ा रोल प्ले किया है। तो आंसर एक गलत हो गया, बाकी सब सही है। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। बात की जा रही है पोस्ट इंडिपेंडेंट, यानी कि 1947 में हमारी कंट्री आजाद होगी। फिर आप लोगों को देखने को मिला, आप लोगों को लगभग जो 26 नवंबर 1949 में हमारी कंट्री में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन और 26 जनवरी 1950 में पूरा संविधान भी लागू हो गया।
तो उसके बाद में फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, वो थी हमारी कंट्री में लैंड रिफॉर्म की। राजा रजवाड़े जमींदार हुआ करते थे अंग्रेजों के टाइम पर, उनके पास में ह्यूज लैंड थी, पर लेकिन उसी के साथ में जो काम किया करते थे वर्कर या फिर जो गरीब इंसान थे, उनके पास में कोई जमीन ही नहीं थी। तो ये बोला गया कि लैंड रिफॉर्म हम लोगों को करना चाहिए, और लैंड रिफॉर्म के चलते लैंडलेस फार्मर जो है खासकर उनको आप लोगों को लैंड प्रोवाइड करानी है ताकि अपना जीवन निर्वाह कर सकें। उस तरीके से नहीं देखना है जैसे सले हुआ करते थे कि हाँ आप लोग यहाँ पर हमारी, मतलब पहले क्या हुआ करता था बेसिकली इंसानों को एक तरीके से नौकर कम स्लेव ज्यादा बनाकर रखा जाता था, यानी कि काम कराना, बस खाना पीना दे दिया, इसके अलावा कुछ नहीं, वो एक्टिविटी होती थी। और इसके साथ में अत्याचार भी काफी किए जाते थे अंग्रेजों के टाइम पर। तो वो एक्टिविटी आजादी के टाइम पर हमारी कंट्री में न देखने को मिले, उसको सबको साइड में करते हुए यहाँ पर बेसिकली फोकस किया गया कि लैंड रिफॉर्म इंप्लीमेंट करना है, यानी कि बेसिकली जो लैंडलेस लेबरर है उनको आप लोगों को, फार्मर है उसको आप लोगों को यहाँ पर लैंड प्रोवाइड करानी है ताकि सबके पास में जमीन हो सके और अपनी जमीन में इंसान अपने आप काम करे और लाइफ को एंजॉय करे। पर लेकिन छोड़कर थोड़ा वेस्ट बंगाल और केरला में ये हमारी कंट्री में कहीं भी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। और वहां पे भी क्यों इंप्लीमेंट किया गया? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उसके द्वारा यहाँ पर रूल किया जा रहा था, जो कि बेसिकली जो फोकस कर कर चलती थी यहाँ पर लेबरर वगैरह के ऊपर, इसलिए यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया। बाकी का कहीं पर भी ढंग से इनको जमीन नहीं मिली, और जिनको मिली है दूसरे एरिया में उनको बंजर जमीन मिली है, या तो जो कि ढंग से काम करने लायक भी नहीं थी, और बाकी कोई ऐसी खास जमीन दी नहीं गई। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आसान सा और प्यारा सा क्वेश्चन था आप लोगों के सामने, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। स्वदेशी का मतलब है सीधे सीधा अपने देश की वस्तु पर फोकस करना। तो पहली स्टेटमेंट तो आप लोग नाम से ही निकाल सकते हैं कि इंडिजिनस, यानी कि अपनी खुद की कंट्री की जो इंडस्ट्री है उनको रिवाइव करने का मतलब हो गया यहाँ पर बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट का ये था कि अपनी कंट्री की इंडिजिनस जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उनको रिवाइव करना, अपनी कंट्री पर फोकस करना, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट न रहना। दूसरी बात बोली जा रही है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी स्टेब्लिश की गई ताकि यहाँ पर हमारी कंट्री में बेसिकली फोकस दिया जा सके खुद की एजुकेशन पर और अंग्रेजों के ऊपर हम लोगों को डिपेंड न रहना पड़े। और ये बात थी 1906 की। तो 1906 में काफी लार्ज स्केल पर ये सारी एक्टिविटीज पर फोकस दिया गया कि हमारी कंट्री की जो एजुकेशन है वो हमारी कंट्री के लोगों के लिए और हमारी कंट्री के लोगों के हिसाब से हो। तो इसके चलते नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को भी स्टैब्लिश किया गया 1906 में। तो दोनों के दोनों ही आंसर यहाँ पर सही है, आंसर सी हो गया। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन और उसके लीडर के बारे में। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से नॉर्मली अगर एक दो अगर आप लोग याद हो तो दे सकते हैं आंसर, वरना ऐसे क्वेश्चन थोड़े से टफ पड़ जाते हैं। क्योंकि एक तो देखिए मैंने आप लोगों को ये बोला था कि महात्मा गांधी जी के बारे में जरूर याद रखेगा क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 150वीं बर्थ एनिवर्सरी हम लोग अब की बार सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो इसके बारे में अगली बार भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। तो इनके बारे में अगर आप लोग याद करके गए थे तो हल्का सा तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबल लीग, यानी कि अनटचेबिलिटी खत्म करनी है, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये इस तरह का फॉर्मेशन जो इस लीग का था। ऑल इंडिया किसान सभा, ये देखिए किसानों को कितने सारे रिवोल्ट हमारी कंट्री में देखने को मिले, तो उससे इसके कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग। तो स्वामी यहाँ पर स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनके द्वारा एस सरस्वती के नाम से बोल सकते हैं, या फिर ट्रिपल एस भी आप लोग इनको बोल सकते हैं, यानी कि ट्रिपल एस के द्वारा यहाँ पर ऑल इंडिया किसान सभा की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये इससे कनेक्टेड थे। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ये है ईवी रामास्वामी नेका, तो इनके द्वारा स्टार्ट किया गया। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, आंसर है यहां पर डी। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ये हड़प्पा साइट के बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर आप लोगों ने सुना होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन भी जिसको बोला जाता था। पहले इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला जाता था, पर लेकिन फिर इंडस जो रिवर है उसके आसपास में खुदाई की गई और वहां पर कई सारी ये सिचुएशन देखने को मिली, तो फिर हड़प्पा एक पर्टिकुलर एरिया है, फिर इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन कर दिया गया। तो बोला गया कि कौन सा इसका पार्ट है, हड़प्पा साइट का पार्ट कौन कौन सा है। तो ये है यहाँ पर आंसर, सॉरी कौन सा नहीं है, ये है आंसर यहाँ पर सी, ये है ये है यहाँ पर सोहगोरा। सोहगोरा जो है यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ पर ये इसका पार्ट नहीं है, बाकी तीनों यहाँ पर इसका पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लास्ट हो गया ये हो गया दिसलपुर, ऊपर हो गया यहाँ पर ये हो गया यहाँ पर कोट, ये हो गया यहाँ पर कोट दीजी, और यहाँ पर ये इसका तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा चहनुदारो। ठीक है, तो ये तीनों बाकी साइट है, ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है बेसिकली। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर चार्टर एक्ट 1813 के बारे में। ये पोर्शन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जब आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि 1 लाख रुपए इंडियन एजुकेशन के लिए दिए गए फर्स्ट टाइम यहाँ पर। ये यहाँ पर 1813 की बात की जा रही है। सबसे पहले बात की गई यहाँ पर एंड किया गया ट्रेड में मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की इन इंडिया। अगर चाइना के साथ बात करें तो दोनों को छोड़कर बाकी यहाँ पर
ये ट्रेड में मोनोपोली को यहाँ पर ये बंद कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ओनली 2 चीजों में रखा गया यहाँ पर, ये ट्रेड जो यहाँ पर है ट्रेड एंड टी में मोनोपोली रखी गई चाइना के लिए, बाकी यहाँ पर सबको बंद कर दिया गया। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर इंडिया के ऊपर जो ब्रिटिश क्राउन है उसकी संप्रभुता की बात की गई। यहाँ पर जो कंपनी है एक तरीके से उसकी नहीं, यानी कि ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता की बात की गई। रेवेन्यू बोला गया कंट्रोल किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। अब तक कंपनी की बात चल रही है, यहाँ पर पार्लियामेंट की बात नहीं आ गई है, क्योंकि पार्लियामेंट की जो बात आई थी वो 1857 की क्रांति के बाद पार्लियामेंट पिक्चर में आई गई थी, फिर यहाँ से कंपनी हट गई थी। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, बाकी लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। तो कैसा रहा ये नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो बताना जरूर, क्योंकि डाउट जो है वो माइंड में आप लोगों को नहीं रखना है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके आप लोगों को जाना है, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाएगी एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू यार, नर्वस मत होना किसी भी चीज को लेकर, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें जितना ज्यादा आप लोग अपने आप को संभाल पाओगे उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिव आप लोग रिजल्ट लेकर आ पाओगे। ओके।